जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की डेट बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि 1 से डेढ़ दिन आप लोगों के लिए बचा हुआ है। तो उसी को देखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी इस वीडियो में लेके आए हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको संपूर्ण हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण, संपूर्ण हिंदी व्याकरण और संपूर्ण हिंदी साहित्य यानी कि संपूर्ण हिंदी आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो इस वीडियो में सभी बच्चे अच्छे से रिवीजन करेंगे। इस वीडियो के जरिए हम आज यहाँ पे संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करेंगे। ये वो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के हिंदी की एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संभवतः मैं तो कहता हूं, हो सकता है इन सारे क्वेश्चनों को, जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएं। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़िएगा और शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारूपीय। याद रखेंगे सभी लोग, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन ए, भारूपीय, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ कैसे हुआ? ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। कैसे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। याद रखेंगे इन चारों ऑप्शनों में अपभ्रंश से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें से कौन सी भाषा है? आप देख सकते हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये तीनों आती हैं। और ऑप्शन डी जो कि तेलुगु, वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो चलिए चारों ऑप्शन में हम देख लेते हैं। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी। तो हिंदी हमारी क्या है? ये हमारी एक राज्य भाषा है। सभी लोग याद रखेंगे, कोई भी गलत करके नहीं आएगा। राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, यानी कि भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी हमारी क्या है? वो हमारी राज्य भाषा है। याद रखेंगे ऑप्शन ए, हिंदी को हम राजभाषा वर्ग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? चलिए जान लेते हैं। तो निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा निकली संस्कृत से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पाली। याद रखेंगे सभी लोग, क्या होगा? ऑप्शन डी, पाली, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो किस लिपि से हुआ है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि। कौन सी? ऑप्शन डी, ब्राह्मणी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। सभी लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। तो हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो खड़ी बोली। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी, खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो खड़ी बोली है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार हर तरह के हिंदी के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को आप लोग पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। संभवतः 30 प्लस क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में इस वीडियो से मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है?
तो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। तो इन चारों ऑप्शन में जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, बघेली। बघेली जो कि कौन सी हिंदी है? ये पूर्वी हिंदी है, याद रखेंगे। ये पश्चिमी हिंदी नहीं है, पूर्वी हिंदी है। बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये तीनों जो है ये कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। और बघेली क्या है? ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, याद रखेंगे। पूर्वी हिंदी याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे तो हम इसके सही आंसर की ओर चलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का प्रावधान है, याद रखेंगे। यानी कि हिंदी भाषाओं, राजभाषाओं का प्रावधान है 343 से 351, याद रखेंगे सभी लोग। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो हम इसके सही आंसर की ओर चलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्या होगा? चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो संस्कृत से जब भाषाएं बनना स्टार्ट हुई, यानी कि हमारी जो सबसे पुरानी जो भाषा है, यानी कि सबसे पहली भाषा कौन सी है? तो वो संस्कृत है। संस्कृत से जो भाषाएं निकली, यानी कि उनका अनुक्रम कैसा है? तो कौन सी थी? इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले फिर संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से फिर हिंदी आई है, याद रखेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन ए सही है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और हिंदी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा कैसी बोली है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ब्रजभाषा कैसी हिंदी है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी है। बिल्कुल गलत नहीं करेंगे सभी लोग। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मगही किस भाषा की बोली है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो मगही किस भाषा की बोली है? इसका सही आंसर सब लोग लगाएंगे। तो मगही कहां पर बोली जाती है? तो याद रखेंगे बिहार में बोली जाती है। तो ना राजस्थानी है, ना पश्चिमी हिंदी है, ना पूर्वी हिंदी है। ये क्या है? बिहारी, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, बिहारी, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो किस अपभ्रंश से? इसका राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, शोरसेनी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस अपभ्रंश से हुई है? तो ऑप्शन सी, शोरसेनी, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई। चलिए बताइए। तो भाषाई आधार पर यानी कि पुनर्संरचना यानी कि गठन हुआ था जब राज्यों का, तो कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन डी, 1956 सभी बच्चे लगाएंगे, इसका राइट आंसर है। और सबसे पहले कौन सा राज्य भाषाई आधार पर भारत का राज्य बना था? तो क्या था? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। किस भाषा से है? तो बघेली बोली जाती है पूर्वी क्षेत्र में, तो ये पूर्वी हिंदी कहलाती है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है, याद रखेंगे सभी लोग, पूर्वी हिंदी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यानी कि किस तिथि को राजभाषा बनाने का हिंदी को निर्णय लिया गया? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर को तब से अब तक क्या मनाया जाता है?
तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बीजी खेर, याद रखेंगे सभी लोग। तो बीजी खेर जो थे वो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग इसमें से नहीं छोड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा तो संभवतः वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसीलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। आप लोग बिल्कुल रिवीजन करिए, एक दिन बचा है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से रिवीजन आपकी हिंदी की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है हिंदी की आदि जननी, यानी कि सबसे पहली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन है संस्कृत, यानी कि संस्कृत भाषा का जो उदय हुआ था वो सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले हिंदी भाषा को ही जाना गया, या हिंदी भाषा ही संस्कृत भाषा ही सबसे पहले आई है। याद रखेंगे, इस दुनिया में आप एक चीज ये मान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे पहली भाषा संस्कृत भाषा आई थी, बस इतना याद रख लीजिए। तो आदि जननी कौन सी है? तो संस्कृत है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। ऑप्शन बी याद रखेंगे आप लोग, 14 सितंबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल क्या होगा? 14 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म कौन सा है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा? खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी सॉरी, इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो किस हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे काव्य भाषा के लिए। ऑप्शन डी काव्य भाषा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे सभी लोग बच्चे। क्या होगा? काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है। शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे बगल में जो है किसी की शादी वादी है, तो इसलिए उसके लिए सॉरी मांगते हैं कि थोड़ी डिस्टर्बिंग हो रही है। लेकिन छोड़िए, खैर छोड़िए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, फर्जी की चीज़ें आप लोग ना सुनिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो चलिए इसका आंसर देंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है, याद रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो कौन सी है दोस्तों? वर्ण, याद रखेंगे सभी लोग। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि जान लेते हैं कौन सी होती है दोस्तों। तो कंठ ध्वनि होती है जो गले से यानी कंठ से बोला जाता है। तो वो कौन सा वर्ण होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए का और खा। तो एक चीज नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। तो कंठ कंठ यानी कि कंठ जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है? का, खा, गा, घा और अड़ा। ये जो होता है का वर्ग जो होता है वो कंठ व्यंजन में आते हैं। ये सारे का, खा, गा, घा, अड़ा ये कंठ व्यंजन में आते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। अभी हमने कंठ व्यंजन पढ़ा, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? मूर्धा से बोला जाता है। यानी मूर्धा जो होता है यानी कि हमारा जो मुंह का ऊपरी छत होता है, तो हमारी जीभ हल्की सी राउंड होती है, यानी कि हल्की सी मुड़ती है। तो किस कौन सा वर्ण बोलने पे मुड़ेगी? पहले आंसर जान लेते हैं इसका। तो ऑप्शन सी होगा इसका, ढ़ा और ढा। ये जो है हल्का सा मोड़ के बोले जाते हैं। आप लोग बोल के देखिए, ढ़ा और ढा, मतलब जीभ हल्की सी
ऊपरी मुंह का जो छत होता है उससे मोड़ के बोला जाता है। तो मूर्धन्य जो वर्ग होते हैं मूर्धन्य, वो कौन कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं टा, ठा, ढा और ढा और अड़ा। तो ये आते हैं, तो ये देख रहे हैं डा और ढा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? चलिए जान लेते हैं। पहले हम आंसर की ओर जाएंगे। तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे। गा, का और गा जो है अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हिंट जान लेते हैं। अल्प प्राण आखिर होता क्या है? यानी किसी भी वर्ग का कौन सा पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, बस आपको इतना याद रखना है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये 3 नंबर याद रख लेने हैं आपको, ये अल्प प्राण होते हैं। अब बात की जाए कैसे, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे का वर्ग का हम देखते हैं, तो का, खा, गा, घा और अड़ा। तो का पे 1 नंबर यहां पे आया और गा पे 3 नंबर आया और अड़ा पे 5 नंबर, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, ये 3 नंबर आपको याद रखने हैं। तो वहां पे क्या आता है? निम्न में से अल्प प्राण वही होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे का ऑप्शन में, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में का 1 नंबर पे आया, गा 3 नंबर पे आया। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण। इसी प्रकार से अगर आपसे चा वर्ग पूछ लेता तो चा वर्ग में भी यही होगा। चा, छा, जा, झा और इया, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। बस इतना आपको याद रखना, ये नंबर लिख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? यानी कि जो जिस भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसका कुछ जो होता है परसेंट, उसका जो नाक से उसकी ध्वनि निकलती है। तो आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में नाक से किसकी ध्वनि निकल रही है? तो इया देख रहे होंगे, इया नाक से आपका उच्चारण हुआ आया। तो ऑप्शन बी ये सही है आपका, नाक से उच्चारण जिसका हुआ इया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए और ए वर्ण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल नोट डाउन करेंगे इसको। इसका राइट आंसर आप लोग लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये याद रख लेंगे, कंठ तालव्य कहलाते हैं। याद रखेंगे, कंठ और तालु दोनों से ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालव्य कहते हैं। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन सा होता है? तो आयोग वाह आप नोट डाउन करेंगे। अंग और आह, ये क्या होता है? ऑप्शन डी, ये आयोग वाह होते हैं। याद रखेंगे इसे, अंग और आह आयोग वाह होते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शा, 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 हा, ये कौन से व्यंजन है? शा, शा, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हल्की सी हवा जो है बाहर निकलती है। शा, 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 मतलब हवा हल्की सी फेंकते हैं अपने मुंह से, तो इसको कहते हैं संघर्षी। इसको उष्ण या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? चलिए जान लेते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो पहले सही आंसर जानेंगे हम। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी मां जो है ये घोष वर्ण है। याद रखेंगे आप लोग, क्या है? घोष वर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, चलो याद देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम का वर्ग लिखते हैं, का, खा, गा, घा और अड़ा। तो यहां पे आप समझेंगे, तो घोष क्या होते हैं? घोष या सगोष भी कई बार इसको लिख के आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार सगोष भी लिख के आता है, घोष को सगोष भी कहते हैं। तो यहां पे घोष वर्ण कौन से हैं याद रखेंगे आप, कौन सा है? तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी सीरियल वाइज तीसरा, सॉरी ये नहीं है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, गा, घा, डा, ये जो है आपके घोष व्यंजन है। याद रखेंगे। यही आपसे अगर पूछ लेता आघोष, तो आघोष क्या होगा? वर्ण का, यानी कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये आपका पहला, दूसरा, ये आपका अघोष होगा। और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका
घोष होगा या सघोष होगा, याद रखेंगे, बिल्कुल इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्या कहता है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? तो का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? चारों ऑप्शन में जल्दी से आप लोग देखेंगे और इसका आंसर लगाएंगे, तो इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये कैसे शब्द हैं? तो ये अरबी और फारसी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे शब्द हैं? अरबी और फारसी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो मूलतः कितनी होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 52 होती है। याद रखेंगे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 आपको आंसर लगाना है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छा जो होता है ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? तो छा किसके अंतर्गत आता है? चलिए जान लेते हैं। तो छा किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर जल्दी से बच्चे देंगे। चलो इसके आंसर की ओर चलेंगे। ऑप्शन सी, ये संयुक्त व्यंजन में आता है, यानी कि संयुक्त वर्ण में आता है। याद रखेंगे, छा जो है ध्वनि किस व्यंजन में आता है? ये संयुक्त वर्ण या व्यंजन में आता है। अगर हम बात की जाए तो कौन कौन से और आते हैं छा के अलावा, और कौन कौन से आते हैं? तो यहां पे आप लोग नोट डाउन करेंगे, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये चार ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों या किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण नोट डाउन करेंगे, किसके संयोग से बना है? तो ऑप्शन बी, जा और इया। याद रखेंगे, जा और इया मिलके जो है ज्ञा वर्ण बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अघोष वर्ण कौन सा होता है? अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है? इसका सही आंसर हम लोग जानेंगे। तो अघोष वर्ण जो है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चा। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। कौन सा होगा? अघोष चा वर्ण होगा। कैसे? मैंने अभी आपको बताया था, एक उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, चा, छा, जा, झा और इया। यानी कि अघोष वर्ण कौन सा होता है? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये होता है आपका अघोष। और आपसे सघोष पूछता या घोष पूछता तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका घोष हो गया। और ये आपका क्या हो गया? अघोष हो गया। याद रखेंगे, ये आपका क्या हो गया? अघोष हो गया। पहला और दूसरा वर्ग जो होता है वर्ण, तो ये होता है अघोष। तो चा देखो पहले ही आ रहा है, यानी कि पहला नंबर आ रहा है, तो अघोष क्या होगा? चा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे पूछता है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? मुर्दा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो वर्ग का वर्ग में ये आते हैं, का, खा, गा और घा। तो किसमें आया ये? का वर्ग में जो कौन सा आता है? कंठ आता है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है, का वर्ग कंठ में आता है। तो गा, घा भी इसी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी, कंठ, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इनसे बनता है। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे इसका। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ज्ञा। मैंने आपको क्या बताया था? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये किस में आते हैं? ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो ज्ञा देखो आ गया इसमें, मतलब ये संयुक्त, ये चार संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन बी, ज्ञा, इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? हमको यहां देखना है दंत कौन सा नहीं है। तो दंत में कौन सा वर्ग आता है? ता, था, दा, धा, ना, ये दंत में आते हैं। तो इसमें से ता, दा, ना, ये जो है ये दंत में आते हैं। और टा देख रहे होंगे आप, तो ये नहीं आता। इसमें क्वेश्चन पूछा है दृष्टि से दंत में नहीं है, तो टा जो है वो किस में आता है? टा जो वर्ण है, यानी कि टा वर्ग जो है वो मूर्धा में आता है। तो याद रखेंगे, टा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलेंगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें वो क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है वो क्या कहलाते हैं? तो
अकरात कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अकरात कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? चलिए जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, याद रखेंगे आप लोग। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर कितने होते हैं टोटल? तो 11 होते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। छा वर्ण किसके योग से बना है? चलिए बताइए जल्दी से। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, का और शा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? तो छा वर्ण जो है किसके योग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, का और शा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, सिर्फ 33 याद रखेंगे आप लोग। इधर उधर की बुकों में देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 33 बिल्कुल राइट आंसर लगा के आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमें संयुक्त व्यंजन देखना है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन बी देख रहे होंगे आप, ये संयुक्त व्यंजन में नहीं है दोस्तों। किसमें नहीं है? संयुक्त व्यंजन में नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है तालव्य व्यंजन, इसमें से हमें छांटना है तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा वर्ग जो है वो तालव्य में आता है? तो कौन सा आता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। का, छा, जा, झा जो है ये तालव्य व्यंजन में आते हैं। टा, ठा, डा जो है दोस्तों ये आपके मूर्धा में आते हैं। ता, था, दा नहीं आपके जो है दोस्तों दंत में आते हैं, या किस में आते हैं? दंत में आते हैं। और पा, फा, बा ये किस में आते हैं? ओष्ठ में। ये ओष्ठ में बोले जाते हैं। यानी कि पा, फा जब बोला जाता है तो हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, इसको नोट डाउन करेंगे। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? जल्दी से बताएंगे। तो ये दोस्तों याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अच्छे से याद कर लेंगे, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। चलिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से रट लीजिए। हो सकता है संभवतः इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए शुद्ध वर्तनी इसमें से जल्दी से छांटिए, सभी बच्चे आंसर देंगे। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों इसमें? तो ऑप्शन डी की ओर जाएंगे हम, उन्नति बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से शुद्ध वर्तनी का इनमें से चयन करेंगे। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में शुद्ध है उसका जवाब जल्दी से सभी बच्चे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पे जाएंगे, अन्वेषण। ये सारे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह की हिंदी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो चाहे अपर लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से इसमें से बताएंगे जानवी में शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। जानवी में शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। ये जो जानवी शब्द है यही राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे। चलिए जल्दी से सभी बच्चे शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करेंगे। कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी है, इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, अधपतन। अधपतन जो है यही राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग इसमें से शुद्ध वर्तनी चुनेंगे। तो अपकृति का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, अपकृति।
यही दोस्तों अपकृति का शुद्ध रूप है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से हम यहाँ पे शुद्ध रूप ढूंढेंगे। तो 6 को सही ढंग से कैसे लिखा जाता है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 6 का सही उच्चारण क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुद्ध वर्तनी का यहां भी चयन करेंगे, जल्दी से बताएंगे। कुमुदनी का सही शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि सही उच्चारण क्या है, सही शब्द क्या है, कुमुदनी कैसे लिखा जाता है सही से, तो इसका सही आंसर जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन डी कुमुदनी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, कुमुदनी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, कुमुदनी नहीं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। कुमुदनी का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सॉरी वो गलती से टिक हो गया है। तो कुमुदनी का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नोट डाउन करेंगे आप लोग। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो बर्तन शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, इसका सही आंसर सभी बच्चे बताएंगे। तो ऑप्शन सी की ओर हम जाएंगे, यही शुद्ध रूप है बर्तन का, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से मृत्युंजय में शुद्ध बताइए, मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है, सही आंसर देंगे सभी लोग। तो क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, मृत्युंजय ने ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जल्दी से बताइए शताब्दी का शुद्ध रूप क्या है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो शताब्दी इस प्रकार से लिखा जाता है, याद रखेंगे सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए शुद्ध रूप बताएंगे, इसमें से कौन सा होगा, त्रिदोष का शुद्ध रूप क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। तो त्रिदोष जो है शुद्ध रूप क्या लिखा जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। त्रिदोष का शुद्ध रूप दोस्तों ये है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो शुद्ध वर्तनी इसमें से उद्योगीकरण में शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो ऑप्शन बी की ओर जाएंगे हम, उद्योगीकरण कैसे लिखा जाता है दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उद्योगीकरण, याद रखेंगे उद्योगीकरण क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे ज्येष्ठ में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ज्येष्ठ में शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्येष्ठ, ये इसका राइट आंसर होगा। ज्येष्ठ का शुद्ध रूप होगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं, दो वर्णों से होने वाले मेल के विकार को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए संधि कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दीर्घ संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, दीर्घ संधि होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है, इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो कपीस में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो कौन सी है, दीर्घ संधि है, याद रखेंगे ऑप्शन बी दीर्घ संधि आती है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो सदैव में प्रयुक्त संधि है ऑप्शन सी वृद्ध संधि होगी, याद रखेंगे। जहां भी आप डबल मात्राएं देख लेंगे, डबल मात्राएं देख लेंगे, वहां पे क्या होगा, आंख बंद करके आप वृद्ध संधि लगा देंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इत्यादि का सही संधि विच्छेद करिए। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही आंसर बताएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, इति धन आदि, क्या होगा, ऑप्शन डी इति धन आदि इसका राइट आंसर है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निरर्थक का सही संधि विच्छेद करिए। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
निधन अर्थक। क्या होगा? निधन अर्थक, यानी कि जिसमें निधन अर्थक है, तो ये कौन सी संधि है ये भी जान लीजिए। तो ये विसर्ग संधि है। कौन सी है? ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। निराशा का सही संधि विच्छेद करिए। तो निराशा का सही संधि विच्छेद, जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी, निधन आशा। क्या होगा? निधन आशा। ये भी क्या है? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन ईश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? महाधन ईश इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसके राइट आंसर की ओर जाएंगे। तो अनुधन अय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनुधन अय इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम होगा? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिए जल्दी से इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो परोपकार में संधि विच्छेद क्या है? गुण संधि होगा, याद रखेंगे। गुण संधि होगा, क्या? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निश्चल में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो निश्चल में सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन डी, निधन चल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, निधन चल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यण संधि, ऑप्शन बी। तो इसका सही संधि विच्छेद किया जाए स्वागत का, तो सुधन आगत। क्या होगा? सुधन आगत इसका सही संधि विच्छेद है, तो ये यण संधि में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति उपकार। क्या होगा? प्रति उपकार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रति उपकार इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी प्रति उपकार इसका राइट आंसर होगा। बात की जाए कौन सी संधि है ये? तो ये यण संधि के अंतर्गत आता है, यण संधि है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, गे धन अक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गे धन अक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गे धन इसका अक इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। बात की जाए तो ये कौन सी संधि है? तो ये होगी दोस्तों अयाद संधि। कौन सी संधि है? यह है अयाद संधि। एक चीज नोट डाउन करेंगे, गायक, गायक के आगे गा के पे आ की मात्रा है, तो इसमें डबल ए की मात्रा आई है, याद रखेंगे। अभी यहीं पे आ की मात्रा ना होती तो ये खाली एक मात्रा होती, खाली गे लिखा होता है यहाँ पे। तो गायक दो मात्रा है तो डबल ए की मात्रा होगी, याद रखेंगे। पवित्र की सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसके सही आंसर की ओर हम लोग जाते हैं। तो क्या होगा? पौधन इत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पौधन इत्र इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद करिए। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिधन एक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, प्रतिधन एक इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गिरीश का
सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिधन ईश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, गिरिधन ईश इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुण संधि, ऑप्शन बी याद रखेंगे, गुण संधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। महोदय में सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें भी क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका? महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महाधन उदय याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाधन उदय। तो ये कौन सी संधि है? ये भी गुण संधि में आता है, याद रखेंगे। कौन संधि है? गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है, कब होता है उपसर्ग का प्रयोग? शब्द के आदि यानी आगे, सबसे पहले। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यय। लास्ट में कौन से जोड़े जाते हैं? प्रत्यय, और उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। चलिए इसके सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा लगा हुआ है? अक। ऑप्शन डी, लेखक, याद रखेंगे, अक लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? चलिए हमें उपसर्ग बताना है, कौन सा है प्रतिकूल में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चलिए देखते हैं। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो किसमें आवा प्रत्यय नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो लावा देख रहे होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पे इसमें प्रत्यय नहीं है, याद रखेंगे, इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से पूर्व यानी कि व्यवस्था में ऐसा कौन सा पहले वर्ण लगाएं या शब्द लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन ए, आ राइट आंसर है। आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था, यानी कि व्यवस्था का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, अव्यवस्था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनु, याद रखेंगे। ऑप्शन डी, अनु होगा अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। चलिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, निर, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, निर होगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वी होगा। ओनली वी विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताएंगे सभी बच्चे। चलिए चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, चिर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चिर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कौन सा होगा? 91 का क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से, अव्ययी भाव समास में कौन सा? तो ऑप्शन सी, प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव समास में आता है, याद रखेंगे। प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, रात दिन, दिन भर, ये सब किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? चलिए जान लेते हैं। तो कर्मधारय समास होता क्या है? किसी विशेष चीज की विशेषता बताने के लिए, यानी कि किसी भी चीज की विशेषता बताता है, चाहे वो रंग के लिए बताए या किसी चीज के लिए ये वो महान है इस चीज के लिए बताए, या किसी भी चीज की विशेषता अगर वो बता रहा है तो वो कर्मधारय में आता है, याद रखेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा है? चक्र प्राणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता और पिता, इसमें से कर्मधारय कौन है?
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो किसमें होगा? नीलोत्म पल्म। क्या होगा? नीलोत्म पल्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? नीलोत्म पल्म इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे। यानी कि नीला पल्प, इसका मतलब होता है नीला पल्प। चलिए, यानी विशेषता बता रहा है कि किस पल्प कैसा है, नीला है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी बहुब्रीहि होगा। चलिए जान लीजिए बहुब्रीहि कैसा होता है, कैसा समास है, यानी इसकी पहचान कैसे करें। तो बहुब्रीहि ऐसा समास है कि हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि बहुब्रीहि एक विशेष व्यक्ति या विशेष चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि उस तरह का इंसान फिर दोबारा कहीं आपको नहीं मिल सकता, यानी कि उसको आपको सर्वदाता मानना है, उसकी तरह दोबारा कोई नहीं होता है, तो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। यानी कि जितेंद्रिय कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है। तो जितेंद्रिय होता क्या है ये जान लेते हैं। तो ये भगवान बुद्ध को कहा गया जिन्होंने सारी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लिया। तो महात्मा बुद्ध को जितेंद्रिय कहा जाता है। किसको? बुद्ध को, याद रखेंगे। बुद्ध को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये किस में आएंगे? बहुब्रीहि में, क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक ही थे, इसीलिए वो एक विशेष प्रश्न थे। चलो, मुख दर्शन में कौन सा समास है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। मुख दर्शन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निशाचर में कौन सा समास है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो निशाचर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। निशाचर का मतलब क्या होता है? निशाचर मतलब होता है रात में वितरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस। क्या होगा? राक्षस होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौराहा में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। चार राहों का समूह, यानी कि गिनती उसमें आपको दिख रही है, तो कौन सा होगा जिसमें गिनती दिखेगी? वो कौन सा समास होगा? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सा समास होगा? तो वो द्विगु समास होगा, ऑप्शन डी। जिसमें गिनती आपको दिख जाए, यानी कि गिनती के बारे में बताया जा रहा हो या किसी संख्या के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, याद रखेंगे। दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख यानी किसको कहा गया है? एक विशेष आदमी के लिए कहा गया है। वो कौन था? 10 मुखों वाला, 10 सिरों वाला रावण था। तो क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? रावण होगा। बहुब्रीहि यानी रावण जैसा कोई नहीं हो पाया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एक शब्द द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो द्विगु समास इसमें से कौन सा है? आजीवन, भूदान, सप्ताह। दिख रहा होगा आपको, सप्ताह यानी संख्या बता रहा है, 7 दिनों का सप्ताह, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। तो द्वंद्व समास क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो ऑप्शन डी, द्वंद्व समास की पहचान रुपया पैसा, यानी कि द्वंद्व समास क्या होगा? बीच में आपको शब्द के, दो शब्दों के बीच में और, तथा, अथवा या ये डैश बना हुआ आ जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे रात, दिन, माता, पिता, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए तो आप बिल्कुल देखते ही पहचान लेंगे, वहां डैश लगा हुआ आ जाए और अथवा आ जाए तो वो द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाप पुण्य में कौन सा समास है? देख लिया आपने, डैश लगा हुआ आ गया, तो कौन सा होगा? द्वंद्व समास, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर किसे कहा गया है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो लंबोदर जो है किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये गणेश जी के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इस नाम का। किसके लिए? गणेश जी के लिए, याद रखेंगे। तो लंबोदर गणेश जी को कहा गया है, तो अर्थात बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश प्रेम में कौन सा समास है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक आ जाते हैं दोस्तों। देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास, याद रखेंगे।
तत्पुरुष में जैसे राजमहल आ जाता है तो राजा का महल, आपको उसमें कारक दिख जाएगा। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो इसमें भी कौन सा समास होगा, गौ के लिए, गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए शाला, यानी गाय के रहने के लिए घर कह सकते हैं आप। गाय के लिए शाला, यानी कि इसमें कारक आ गया, कारक। तो कारक आ गया तो क्या होगा, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्यादान में कौन सा समास है, चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कन्यादान में कौन सा समास है, यानी कि कन्या का दान। कन्यादान का मतलब है कन्या का दान, इसमें भी क्या आ गया, कारक आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास होगा, कारक आ गया इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। सागपात, तो आप देख रहे हैं डैश आ गया बीच में। सागपात में कौन सा समास है, तो आप लोग जल्दी से अब आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन डी द्वंद्व समास बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो नीला है कमल, यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है कि वो नीला है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी चीज की कोई विशेषता बता रहा है, यानी कि वो नीला है कमल, तो क्या होगा, कर्मधारय होगा। ऑप्शन सी कर्मधारय होगा, याद रखेंगे। पीतांबर, तो पीतांबर किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किया गया शब्द है, तो पीतांबर क्या होगा, तो बहुव्रीहि होगा। किसी विशेष व्यक्ति मतलब वैसा दोबारा कोई हो नहीं सकता, तो कौन है वो, बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि पीतांबर किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण जी को पीतांबर कहा गया है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आजन्म शब्द का उदाहरण बताइए। आजन्म, तो ये कौन सा समास है, तो ये अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर जैसा कोई हो नहीं सकता, यानी कि बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। तन मन धन में कौन सा समास है, यानी कि इसमें डैश आ चुका है, यानी कि और अथवा लग चुका है। तो तन मन धन कौन सा समास है, तो ये होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। चक्र प्राणी में कौन सा समास है, चक्र प्राणी एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, या विशेष चीज के लिए यूज किया गया है, तो कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। किसी विशेष पर्सन के लिए यूज किया गया है। तो चक्र प्राणी किसे कहा गया है, अर्थात ये विष्णु जी के लिए यूज होता है। किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए यूज होता है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो पंचवटी में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पंचवटी यानी कि संख्या बता रहा है, तो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ेंगे। मृग नयनी में कौन सा समास है, यानी कि यह विशेषता बता रहा है कि मृग जैसे नयन, क्या बता रहा है, मृग जैसे नयन, तो इसका सही समास क्या होगा, तो ऑप्शन सी कर्मधारय बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे आप लोग। ऑप्शन सी कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अव्ययीभाव समास कौन सा है, चलिए जल्दी से बताएंगे। आपको बताया था मैंने, यथा संभव, प्रतिदिन, दिन रात भर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी प्रतिदिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे देखते हैं, शब्द भेदों के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो कितने भेद होते हैं, ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, वो कौन कौन से, तत्सम हो गया, तत्भव हो गया, देशज हो गया और विदेशज। तो ये 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, चलिए जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो निम्न में रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो रूढ़ शब्द कौन से हैं दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा रूढ़ शब्द, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, पशु। चलिए आगे बढ़ेंगे। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि
कौन सा शब्द योग रूढ़ है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो योग रूढ़ कौन सा शब्द है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जलज। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? जलज जो है योग रूढ़ शब्द है, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। परीक्षा शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है, विदेशज में आता है। सही आंसर देंगे सभी लोग। तो परीक्षा जो है वो किस में आता है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द में आता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। मजिस्ट्रेट शब्द जो है वो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो मजिस्ट्रेट जो है वो विदेशज शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देशज शब्द कौन सा है? जल्दी से देखेंगे। तो देशज जो है वो शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी लोटा जो शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है, याद रखेंगे। देशज शब्द है लोटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? जल्दी से बताएंगे। तो यौगिक कौन से शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? विद्यालय। यौगिक शब्द कैसे होते हैं? जिनका हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। विद्या धन आलय यानी विद्यालय, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए यौगिक शब्द बताइए। यौगिक शब्द कौन सा है निम्न में से? तो क्या होगा? ऑप्शन बी पाठशाला। इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बोलेंगे। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्सम। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर सभी बच्चे देंगे। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, ऑप्शन सी। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल कर्मधारय समास की तरह होते हैं। किसी चीज की कर्मधारय नहीं, बहुब्री, सॉरी, बहुब्री समास की तरह होते हैं। किसी विशेष चीज के लिए यूज किया जाता है वो शब्द, वो योग रूढ़ शब्द होता है, याद रखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से बताएंगे इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गोधूम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चलिए जल्दी से तद्भव शब्द बताएंगे कौन सा है। तो तद्भव शब्द कैसा होता है? चंद्र बिंदु आप लगा देख लेंगे तो आंख बंद करके आप तद्भव लगा देंगे। चंद्र बिंदु जहां भी लगा देखेंगे तो ये तद्भव शब्द में आता है, याद रखेंगे। मुंह, चांद, ये सारे क्या हैं जिसमें चंद्र बिंदु आप लगा दिखे, ये तद्भव शब्द हैंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। वकील किस भाषा का शब्द है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो वकील किस भाषा का शब्द है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी अरबी, बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है दोस्तों? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए चीनी भाषा का शब्द है। बात की जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन बी अंग्रेजी, याद रखेंगे। अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। संकर शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिला शब्द संकर शब्द कहता है। यानी कि दो भाषाएं मिलती, अलग अलग दो भाषाएं मिलेंगी, जो शब्द बनेगा उससे वो संकर शब्द होता है, याद रखेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं उदाहरण के तौर। रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है? चलिए जान लेते हैं। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ऑप्शन डी संकर शब्द है। कैसे? संकर शब्द क्या होता है? जो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है वो संकर शब्द होता है, दो अलग अलग भाषाओं से। यानी कि रेलगाड़ी जो है, रेल कैसा शब्द है? तो ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी जो है वो, गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो भाषाएं अलग अलग मिलके बनी हैं तो रेलगाड़ी बना है, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो वानर का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी सभी लोग आंसर देंगे। ऑप्शन बी बंदर इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे।
दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? तो दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन का तद्भव रूप ये है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपील शब्द है तो कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज है या विदेशज है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कैसा शब्द है? तो ये विदेशज शब्द है, ऑप्शन डी विदेशज शब्द है, याद रखेंगे। दशानन किस प्रकार का शब्द है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो दशानन कैसा है, कैसा शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था, जो बहुब्रीहि समास जैसा दिखेगा वो शब्द योग रूढ़ होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, दशानन यानी 10 सिरों वाला, यानी कि रावण। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो ऑप्शन डी कैंची जो शब्द है वो तुर्की भाषा का है, याद रखेंगे। कमरा जो है वो पुर्तगाली भाषा का है, याद रखेंगे, पुर्तगाली भाषा का है। रिक्शा जो है वो जापानी, याद रखेंगे। और चाय जो है वो चीनी भाषा का, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करेंगे। जल्दी से सभी लोग तत्सम शब्द का चयन करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा जो है तत्सम शब्द है, याद रखेंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। संज्ञा से अवयव और संज्ञा के बारे में अब कुछ जानेंगे हम। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन सी भाववाचक है। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा आता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय शब्द का बहुवचन बताएंगे सभी लोग। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भारतीयों। क्या होगा? भारतीयों इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जानेंगे सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन बी सूर्या, याद रखेंगे, सूर्या, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सूर्या देखने में पुल्लिंग शब्द लग रहा है, पर यह सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे हुए शब्द की संज्ञा बताएं, यानी कि बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बतानी है। तो बुढ़ापा कैसा शब्द है? सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो ऑप्शन सी भाववाचक है। बुढ़ापा कैसा शब्द है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंसू का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से सभी लोग आंसू का बहुवचन बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंसुओं। क्या होगा? ऑप्शन सी आंसुओं इसका राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काइनपन। तो सही आंसर जल्दी से सभी बच्चे लगाएंगे इसका। तो ऑप्शन सी लड़कपन, बिल्कुल ऑप्शन सी लड़कपन, जो कि भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द बहुवचन है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो बहुवचन में कौन सा शब्द है? ऑप्शन बी प्राण। प्राण ऐसा शब्द है जो बहुवचन है, चाहे 100 आदमियों के प्राण जाएं या एक आदमी का प्राण जाए, प्राण इसी प्रकार से यूज होता है, याद रखेंगे। किस वाक्य में अपादान कारक है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो राम ने रावण को तीर से मारा, याद रखेंगे, इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। राम ने रावण को तीर से मारा, ये अपादान कारक है, याद रखेंगे। हिंदी शब्द में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए जल्दी से भाववाचक संज्ञा बताएंगे। शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, गुरु है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। शत्रुता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए जान लेते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चाहेंगे। ऑप्शन बी
अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यानी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी वस्तु अथवा स्थान या किसी भी चीज का नाम का बोध कराए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे यमुना देख सकते हैं आप, एक नाम दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका व्यक्तिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जो है नाम दर्शाता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमको इसमें देखना है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जवान, बालक और मनुष्य, ये सब जातिवाचक हैं। और ऑप्शन सी आपका सुंदर जो है वो कौन सा है? ये भाववाचक है, याद रखेंगे। सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा बताइए। चलिए जातिवाचक संज्ञा में आपको जाति बतानी है कि वो जाति कौन सी है। तो सेना क्या है? सेना कोई जाति नहीं है, श्याम नाम है। दुख ये आपका भाव है। लड़का जो है ये एक जाति है, यानी कि लड़का जो है एक जाति है। ये एक जाति बता रहा है कि ये जाति कौन सी है? लड़कों की जाति है। लड़कियों की जाति अलग होती है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो लड़का जो है ये जाति दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कौन सा शब्द है? परिषद। बिल्कुल ऑप्शन डी, परिषद जो है वो कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेता, याद रखेंगे। क्या होगा? नेता, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कारक के भेद। तो चलिए बताइए कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के कितने भेद है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन डी 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संपोधन, याद रखेंगे। ये 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए किस कारक में आता है? जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संप्रदान। क्या होगा? संप्रदान। तो संप्रदान में दोस्तों क्या आता है? को और के लिए, ये किस में आता है? संप्रदान में आता है। और कर्म में क्या आता है? कर्म में को आता है। संबंध में जान लेते हैं दोस्तों। तो का, के, की, ये सब आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और अपादान में क्या आता है? से अलग, कोई चीज अलग हो रही हो। क्या होता है? कोई चीज अलग हो रही हो, याद रखेंगे। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? के लिए, संप्रदान के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, याद रखेंगे। वृक्ष से पत्ते गिरे मतलब वो अलग हो गए। तो अलग के लिए क्या बताया था आपको अभी? तो ऑप्शन सी अपादान, बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी, अपादान बिल्कुल सही है। अपादान से मतलब से अलग, याद रखेंगे। से अलग होता है वो अपादान में होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है वृक्ष पर बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वृक्ष पर बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अधिकरण होगा। अधिकरण में क्या होता है? क्या क्या आता है? में,
और पर। तो आप देख सकते हैं पर पूछ रहा है, तो पर कौन सा कारक है, तो ये अधिकरण कारक है, याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा, अधिकरण कारक है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कहता है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है, वह घर से बाहर गया, यानी कि वो घर से अलग हो गया, घर से निकला, वो किसी और जगह चला गया, मतलब अपने घर से वो डिस्टेंस में हो गया, काफी दूर हो गया, यानी कि अलग हो गया। तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, बताया था आप लोगों को। तो अलग के लिए क्या होता है, ऑप्शन डी अपादान। क्या होता है, से अलग, याद रखेंगे, से अलग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो प्रेम क्या है, ये एक भाव है। क्या होता है, प्रेम एक भाव होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी कि इसमें शुद्ध आपको कवित्री ढूंढना है। तो शुद्ध कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे जल्दी से, इसका सभी लोग आंसर देंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन सी कवित्री इसका राइट आंसर है। यही शुद्ध रूप भी है और कवि का स्त्रीलिंग भी है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही क्या है दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सभी लोग पहले बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं, ऑप्शन बी पुल्लिंग। ये अपवाद में है दोस्तों, वैसे तो बोलने में ऐसा लगता है ये स्त्रीलिंग है, जैसे कि दही खट्टी है, दही खट्टी है, बोलने में स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन ये एक अपवाद में है, तो ये हमेशा पुल्लिंग में आता है। एक चीज याद रखेंगे, कोई गलत करके नहीं आएगा, तो ये दही जो है पुल्लिंग में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आप लोगों का हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, लास्ट मौके पर ये पूरी हिंदी, आप संपूर्ण हिंदी यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, संभवतः इनसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आगे जितने भी एग्जाम होंगे आप लोगों के लिए हमेशा हम तत्पर आगे रहेंगे। चलिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन सी 6 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से हिंट में जान लीजिए ये प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका क्या आता है, पुरुष, लिखते जाइए आप लोग, पुरुषवाचक। दूसरा आता है आपका निश्चयवाचक। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक। चौथा आता है आपका संबंधवाचक। पांचवा आता है प्रश्नवाचक। और छठा आता है निजवाचक, याद रखेंगे। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे शब्द जो है, मुझे, हमें इसको देखना है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये कौन सा है, याद रखेंगे इन चारों ऑप्शनों में ये ऑप्शन है उत्तम पुरुष है। यानी कि अगर हम किसी भी, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, वो उत्तम पुरुष रहते हैं। यानी कि मैं, मुझे, हमें, हमको, यानी कि कोई अपनी पर्सनल बात कर रहा है तो वो उत्तम पुरुष में आता है। और अगर किसी दूसरे पर्सन की बात कर रहा है तो वो मध्यम में आता है, और किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा है तो वो अन्य में आते हैं, याद रखेंगे। चलिए, तो मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है, ऑप्शन है राइट। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो निश्चयवाचक कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। यह जो शब्द है वो निश्चय होता है। तो कौन सा होता है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये एक निश्चय करवा रहा है, यह चीज, मतलब कि वो निश्चय करवा रहा है इस चीज का। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, यानी कि हमें किसी चीज का पता नहीं है, बस हम एक तुक्का लगा रहे हैं कि ये कौन सी चीज है। तो अनिश्चयवाचक इसमें से कौन सा होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से सभी लोग सही आंसर लगाएंगे। तो कोई, ऑप्शन सी, यानी कि कोई व्यक्ति, हम बता रहे हैं कोई व्यक्ति या कोई आया है, हमको पता नहीं है कि कौन है वो, अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक है। इसका मतलब
हमको उस चीज़ का पता नहीं है, बस तुक्का लगा रहे हैं, कोई आया हुआ है। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह, यानी कि हमको यह ढूंढना है। यह क्या है इसमें, इस वाक्य में यह क्या है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो यह, वह, तुम, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। अगर इसमें संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा क्या हो जाएगा? घोड़ा आपका संज्ञा हो जाएगा। अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या हो जाएगा? अच्छा, याद रखेंगे। पर हमें यहाँ पे सर्वनाम यानी कि यह पूछ रहा है, तो यह क्या है? ये सर्वनाम है, इसका राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? चलिए जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो। याद रखेंगे आप लोग, जो और सो, ये ऐसे शब्द हैं जहां आपको देखने को मिल जाए तो समझ लो वहां पे संबंध है किसी चीज से, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो निजवाचक में क्या आता है? आप, अपना, ऐसे शब्द आते हैं। आप, अपना, जहां देखने को मिल जाए तो क्या होगा? वो निजवाचक होगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सभी लोग लगाएंगे, तो विशेषण कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन ए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, तो विशेषण की अगर पूछ ले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछता है। तो विशेषण की अगर विशेषता बताने वाले शब्द पूछे तो परिविशेषण। क्या होगा? परिविशेषण, याद रख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। परिविशेषण, तो परिविशेषण क्या होता है? जैसे हमने कहा वह व्यक्ति अच्छा है, तो ये तो हो गया अच्छा, क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। अगर उसी में हम डाल दें कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यानी कि बहुत डाल दें, ज्यादा जोर दे दें उसकी अच्छाई पे, तो ये क्या हो जाएगा? परिविशेषण हो जाएगा। यानी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को परिविशेषण कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से विशेषण चुनिए। चलिए बताइए इसमें से निम्न में से विशेषण कौन सा है? सही आंसर लगाएंगे सभी लोग जल्दी से। तो निम्न में से विशेषण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, थोड़ा विशेषण है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें विशेषण बताना है आपको। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो ये कौन सा विशेषण होगा? इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिश्चित। क्या होगा? ऑप्शन डी, अनिश्चित वाचक विशेषण। क्या होगा? अनिश्चित वाचक विशेषण होगा, याद रखेंगे सभी लोग। यानी कि कुछ बच्चे, तो उसमें बच्चों की गिनती नहीं बताई है, बस ये बताया है कुछ बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पशु का विशेषण क्या है? तो पशु का विशेषण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाश्विक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? पाश्विक इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अवयव के कितने भेद हैं? चलिए जान लेते हैं। तो अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? अवयव के 4 भेद होते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? यानी कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, ये सब जो होते हैं वो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ये सब होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण कौन सा भेद है? तो विशेषण को, सभा में 20 लोग थे, यानी कि उसने बस एक अनुमान बता दिया 20 लोग थे,
पर एक निश्चित संख्या नहीं बताई है, यानी कि ये अनिश्चित संख्या है। याद रखेंगे क्या होगा, अनिश्चित संख्या है, याद रखेंगे, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसने बताया बीसियों लोग थे, उसने एक गिनती नहीं बताई कि 20 लोग थे या 30 थे, बस बीसियों एक अनुभव उसने अपना बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा कौन सी है? तो जयचंद यानी कि एक जात दर्शा रहा है उनकी। जयचंद जाति थी, एक वंश की जाति थी, तो वो दर्शा रहा है। तो क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए। तो गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कारक बताना है आपको। तो गरीबों को वस्त्र दो में कारक कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान। क्या होगा इसका? ऑप्शन सी संप्रदान होगा। किस लिए? कि गरीबों के लिए कपड़ा दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा आता है? को और के लिए। याद रखेंगे इसमें कौन से शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं? को और के लिए, यानी कि गरीबों के लिए कपड़ा दिया गया। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत से बच्चे कर्म लगा के चले आते हैं। तो गरीबों के लिए जो कपड़े दिए जा रहे हैं, तो इसलिए उस वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम बताइए। तुम्हें क्या चाहिए, इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? तो क्या होगा? उसने क्वेश्चन पूछा है तुम्हें क्या चाहिए, क्या आ गया? तो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण बताइए। तो आधा लीटर दूध पी लिया, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर परिमाणवाचक विशेषण में भी पूछ ले कि ये कौन सा परिमाणवाचक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है, यानी कि उसने बताया कि उसने आधा लीटर दूध पिया है, एक अनुमान बताया। अगर पूछ लेता उसने कुछ दूध पिया, तो वो होता अनिश्चित परिमाणवाचक होता। याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाच्य, चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये होते हैं कृत्यवाच्य। कौन से होते हैं? ये पहला होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो ये 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुधा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? सुधा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए रत्नगर्भा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल रत्नगर्भा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग जाएंगे। ऑप्शन बी अरि बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? शत्रु का अरि। चलिए आगे बढ़ेंगे। खर का पर्यायवाची क्या होता है? तो खर क्या होता है दोस्तों? गधे का पर्यायवाची। याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? खर का पर्यायवाची क्या होगा? गधा होगा। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी कमल। याद रखेंगे सभी लोग। क्या होगा? अरविंद का पर्यायवाची कमल। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शार्दुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द बताएंगे जल्दी से सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अहंकार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दर्प का पर्यायवाची अहंकार इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना का पर्यायवाची कौन सा होगा? चलिए जान लेते हैं। तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए अनीक होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए सेना का पर्यायवाची अनीक होता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमी का पर्यायवाची नहीं है, हमको इसमें देना है अमी का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत जो है अमी का होता है, सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है, पर रसाल जो होता है वह
क्या होता है? पर्यायवाची नहीं, रसाल जो कि आम का पर्यायवाची है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य। बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सूर्य इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे प्रभाकर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी प्रभाकर दिनकर का पर्यायवाची होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमको इसमें देखना है आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी सुधा जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो हमको जानना है शिव का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन ए पिनाकी। पिनाकी शिव को कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। किसको कहा जाता है? शिव का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या होगा? पिनाकी। पिनाकी जो है शिव को कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए जान लेते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है इसमें जान लेते हैं। तो शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो ऑप्शन बी केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची है, याद रखेंगे सभी लोग। केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आंसर देंगे सभी लोग इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर, याद रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए शरीर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रभा इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रभा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वारिद का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी बादल बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बादल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो भुजंग का पर्यायवाची होगा सर्प, यानी सांप या सर्प, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोर, याद रखेंगे। सारंग का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी मोर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलिए जान लेते हैं मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो याद रखेंगे मरकट बंदर को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी शशि इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? शशि इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अश्व, घोटक और हा ये घोड़ा का पर्यायवाची है। और ऑप्शन डी कटक जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। आलोक का विलोम शब्द बताएंगे। चलिए आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी अंधकार इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर सभी बच्चे लगाएंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन ए कनिष्ठ इसका राइट आंसर होगा। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्थावर का विलोम क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो स्थावर का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जंगम, याद रखेंगे। जंगम से मतलब क्या होता है? जड़। जंगम का मतलब होता है जड़, याद रखेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो गमन का विलोम क्या होगा? आगमन, याद रखेंगे। ऑप्शन सी आगमन। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन है मुखर। मौन का विलोम शब्द होगा मुखर, याद रखेंगे। चलिए आगे बोलते हैं। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ। अभिज्ञ का हमका विलोम ढूंढना है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनअभिज्ञ। क्या होगा? ऑप्शन सी अनअभिज्ञ इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। विलोम शब्द की पूर्ति करें।
संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जा सकती। तो इसमें हमें संपन्न का जो है विलोम ढूंढना है। तो संपन्न व्यक्ति का यानी कि संपन्न का विलोम ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो संपन्न का होगा विपन्न, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? संपन्न का विपन्न, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विस्तार का विलोम शब्द बताइए। तो विस्तार का विलोम हमको बताना है। जल्दी से विस्तार का विलोम सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विस्तार का होगा संक्षेप। क्या होगा? विस्तार का विलोम क्या होगा? संक्षेप इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौखिक का विलोम क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लिखित। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाथ का विलोम जल्दी बताएंगे सभी लोग। तो अनाथ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी सनाथ, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी सनाथ होगा। अनाथ का विलोम सनाथ होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो सर्वज्ञ होगा। ऑप्शन बी याद रखेंगे। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नकारात्मक। क्या होगा? सकारात्मक का विलोम क्या होगा? नकारात्मक इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मुख का विलोम क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। तो सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी विमुख होगा, याद रखेंगे। सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम क्या होगा? चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो अथ का विलोम होगा इति, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अथ का विलोम होगा इति, याद रखेंगे सभी लोग। उर्वर का विलोम क्या होगा? यानी कि उपजाऊ होता है उर्वर, तो इसका विलोम क्या होगा? उसर। क्या होगा? उसर होगा इसका विलोम, उसर। भूषण का विलोम शब्द होगा। तो भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो भूषण का होता है दूषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द बताएंगे सभी लोग जल्दी से। तो अवनी का विलोम होगा ऑप्शन सी अंबर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी अंबर होगा। चलिए आगे बोलते हैं। हे का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हे का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन डी ग्राह्य, याद रखेंगे सब लोग। हे का विलोम ग्राह्य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर जल्दी से सभी बच्चे लगाएंगे। तो क्या होगा? धनात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सन्यासी का विलोम जान लेते हैं। चलो सन्यासी का विलोम जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। तो सन्यासी का होता है गृहस्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सन्यासी का क्या होगा? ग्रस्त होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द बताएंगे सभी लोग। तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे। तो बहिरंग का विलोम होगा अतरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनागत का विलोम शब्द बताएंगे सभी लोग। तो अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आगत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तम का विलोम शब्द बताएंगे सभी लोग। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो क्या होगा? अधम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम यहां पे पढ़ेंगे। तो जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम जानेंगे। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अभूतपूर्व, याद रखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ रहे हैं। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अभूतपूर्व कहेंगे, याद रखेंगे। चलिए जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकथनीय, याद रखेंगे। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। चलिए आगे बढ़ेंगे। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा? समयानुकूल। क्या होगा? ऑप्शन डी समयानुकूल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे एक शब्द इसके लिए। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। याद रखेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर, ऑप्शन डी सुग्रीव बिल्कुल राइट आंसर है। लौकिक, लौकिक के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं? तो जो इस लोक की बात हो, याद रखेंगे ऑप्शन डी। तो जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? पति पत्नी होता है, युग्म होता है, युगल होता है, दंपति होता है, तो क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी दंपति इसका राइट आंसर होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति होता है, याद रखेंगे। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन सी देशद्रोही। याद रखेंगे, तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो वो देशद्रोही कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवानल। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं, याद रखेंगे। यही जान लेते हैं, जठरानल किसे कहते हैं? जठराग्नि। जठराग्नि किसे कहते हैं? वो पेट में लगने वाली आग। और बड़वानल किसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं, याद रखेंगे। जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर देंगे। क्या होता है? अप्रतिम। क्या होता है? ऑप्शन डी अप्रतिम इसका राइट आंसर होगा। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि बहुत ज्यादा बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी वाचाल। याद रखेंगे, ऑप्शन डी वाचाल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसे पर कठिन हो, जिसे पर जिसे पर करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे पर करना कठिन हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दुर्गम। याद रखेंगे, ऑप्शन सी दुर्गम इसका राइट आंसर होगा। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शत्रुधन। याद रखेंगे, ऑप्शन ए, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे कहते हैं शत्रुधन। चलिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परित्यक्ता। क्या होगा? ऑप्शन सी परित्यक्ता इसका राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साहित्य से संबंध रखने वाला, इसका राइट आंसर बताएंगे। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या होगा? साहित्यिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, साहित्यिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिना घर का, तो बिना घर का जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिना घर का उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनिकेत। क्या होगा? ऑप्शन सी अनिकेत, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी जिज्ञासु। याद रखेंगे, ऑप्शन बी जिज्ञासु इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सधवा। क्या होगा? ऑप्शन सी सधवा इसका राइट आंसर होगा। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृतज्ञ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कृतज्ञ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे आप लोग? जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्या होगा? अकिंचन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अकिंचन इसका राइट आंसर होगा। पेट की आग, पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या होगा? जठराग्नि कहा जाता है, याद रखेंगे सब लोग। और जंगल की आग को दवानल और समुद्र की आग को बड़वानल, ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं? तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होता है आस्तिक होता है, ऑप्शन डी। और ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला क्या होता है? वो होता है नास्तिक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी मुहावरों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अत्याधिक प्रशंसा करना। क्या होगा? अत्याधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्याधिक प्रशंसा करना। आंख की
किरकिरी होने का अर्थ क्या होगा? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो गया अप्रिय लगना। ऑप्शन ए, आंख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाल पीला होने का अर्थ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो लाल पीला होने का अर्थ होता है, क्या होता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोध करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्रोध करना इसका राइट आंसर होगा। चलिए, सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो सिर हथेली पर रखने का अर्थ क्या होता है, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन सी की ओर जाएंगे हम। मरने के लिए तैयार होना इसका राइट आंसर होगा। टस से मस ना होने का अर्थ बताएंगे। चलिए जल्दी से, टस से मस ना होने का अर्थ बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुनय विनय से ना पसीजना। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होना यारो। टस से मस ना होने का अर्थ होगा अनुनय विनय से ना पसीजना। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंह का निवाले का अर्थ बताएंगे जल्दी से। मुंह का निवाले का अर्थ क्या होगा? बहुत आसान काम करना। याद रखेंगे, बहुत आसान काम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। समुद्र मंथन करने का अर्थ बताएंगे जल्दी से सभी लोग। तो समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो खो देने के लिए सही मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन डी हाथ धोना इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हाथ धोना या खो देना। ये खो देने के लिए सही मुहावरा है। क्या होगा? हाथ धोना इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुरी तरह हारने के लिए एक सही मुहावरा कौन सा है? तो बुरी तरह हारने के लिए एक सही मुहावरा है मुंह की खाना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुन के लाए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होगा? छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। तो क्या होगा? पास रहकर दुख देना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। छाती पर मूंग दलने का अर्थ है पास रहकर दुख देना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी रस। तो चलिए जान लेते हैं स्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी रस में जो होते हैं उनके स्थाई भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन है 9 होते हैं। स्थाई भाव कितने होते हैं? वो 9 होते हैं। याद रखेंगे सभी लोग आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। शांत रस का स्थाई भाव क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो शांत रस का स्थाई भाव क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा निर्वेद। ऑप्शन डी शांत रस का स्थाई भाव क्या होगा? निर्वेद। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिंगार रस ही पूछा जाता है। तो सिंगार रस का स्थाई भाव क्या होगा? रति। ऑप्शन डी याद रखेंगे, रति याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन बी सिंगार रस माना जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कवि बिहारी जो हैं मुख्यतः किस रस के कवि हैं? इसका सही आंसर लगाएंगे सभी लोग। ऑप्शन सी सिंगार रस के कवि हैं। याद रखेंगे सभी लोग। वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। याद रखेंगे ऑप्शन बी उत्साह होता है। वीर रस का स्थाई भाव क्या होता है? वो होता है उत्साह होता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सिंगार रस को। याद रखेंगे सभी लोग। रसराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सिंगार रस। याद रखेंगे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये भरत मुनि के अनुसार पूछ रहा है। तो रसों की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार? 8 है। याद रखेंगे। ऑप्शन ए 8 है भरत मुनि के अनुसार। चलिए याद आगे बढ़ेंगे। विभत्स का स्थाई भाव क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो जुगुत्सा और घृणा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। विभत्स का स्थाई भाव होगा जुगुत्सा और घृणा होगा। याद रखेंगे सभी लोग।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो क्रोध का रौद्र होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्रोध का स्थायी भाव रौद्र होता है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो याद रखेंगे चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे क्या कहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाये में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देख सकते हैं ता वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। तो अगर किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ता वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वो क्या होगा? बार बार होती है तो वो होगा अनुप्रास अलंकार, याद रखेंगे सभी लोग अच्छे से इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। अब इस पे कारण जान लेते हैं। जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाता है, उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यहां पे चरणों को कमल के समान बताया गया है, तो इस प्रकार ये रूपक अलंकार होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग व पाए बोराए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमक अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा। तो ये किस प्रकार होता है? जहां किसी भी पंक्ति में अगर एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाए और दोनों का अर्थ दोस्तों अलग अलग होना चाहिए, यानी कि कनक कनक शब्द 2 बार हुआ है तो एक कनक का अर्थ क्या होता है? वो होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा, यानी कि सोना जो पा जाता है वो भी पगला जाता है और धतूरा जो खा लेता है वो भी पगला जाता है, याद रखेंगे। चलिए तो क्या होगा? यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, यानी कि एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किए गए हैं, तो ये यमक अलंकार होगा, याद रखेंगे। पर दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे दोस्तों। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी कि 3 बेर, यानी कि 3 टाइम वो बेर खाती थी और 3 बेर ही खाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर पहले हम जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है? यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को अपनी बढ़ा चढ़ाकर जो बताते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताने को उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि संदेशनी मधुवन कूप भरे में, संदेशनी मधुवन कूप भरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी कि एक गोपी अपनी सखी से बोलती है कि हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। इसका मतलब है हमारे मथुरा के कुएं भर गए। तो इसने बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को रखी अपनी सखी के सामने, यानी कि ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए चंद्रबरदाई को जो है वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो ऑप्शन बी चंद्रबरदाई इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई बिल्कुल राइट आंसर है। कबीरदास की भाषा थी, जल्दी से बताएंगे। तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तितली किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की तितली और कमायनी, कमायनी भी याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अतीत के चलचित्र
के रचयिता कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? तो निर्गुण भक्ति के जो थे वो कबीरदास थे। ऑप्शन सी बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आप लोग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? इसका सही आंसर सभी लोग लगाएंगे तो कामायनी, कामायनी कृति की नायिका है। तो कामायनी किसकी रचना है? याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन बी लल्लू लाल, याद रखेंगे सभी लोग। कौन है? लल्लू लाल याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जल्दी से बताएंगे। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम कौन सा है? वो कौन सा पत्र है जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था हिंदी का? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देंगे। तो क्या होगा? उत्तंड मारतंड। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है ये, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। चलिए जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या होगा? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ये किस रचना के लिए यानी कि किस काव्य के लिए हुआ? तो ऑप्शन डी उर्वशी के लिए हुआ, याद रखेंगे। वर्ष पूछ ले आपसे तो 1972 याद रख लेंगे आप लोग। कब मिला? 1972 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। पद्मावत किसकी रचना है? चलिए जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी जायसी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे सभी लोग। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लल्लू लाल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है, ऑप्शन सी स्वयंभू बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र अवस्थी। क्या होगा? ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निराला को कैसा कवि माना जाता है? चलिए जानते हैं। तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ऑप्शन बी क्रांतिकारी कवि माना जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑप्शन बी भक्ति काल को कहा जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? यानी कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी वल्लभाचार्य, याद रखेंगे सभी लोग। कौन थे? वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए बिहारी, याद रखेंगे। गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। पूस की कहानी के रचनाकार कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए प्रेमचंद है, याद रखेंगे सभी लोग। कौन है पूस की रात कहानी के रचनाकार? तो प्रेमचंद हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, संपूर्ण हिंदी यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। आप इसको पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।